चलो ठीक है। यस सर। तो बेटा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल। ठीक, और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बेटा, अच्छा वेदांत, ओके चलो। अच्छा, आज नया चैप्टर है तो थोड़ा सा बेटा ना स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बायोमोलिक्यूल बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, थ्योरी है। तो इस चैप्टर को तुम्हें पढ़ते वक्त बोरियत आ भी सकती है। ठीक है, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि तुम्हें ना आए, क्योंकि हम तुम्हें इसमें नई नई बातें बताएंगे। बुक से पढ़ोगे बोर हो जाओगे क्योंकि थ्योरी है। ठीक है, तो ओके वेदांत, आप ले लो 2 मिनट अपने, तब तक मैं खाली चैप्टर का नाम और टॉपिक लिखता हूँ। ठीक है, हम क्या कह रहे थे, मेरी बात सुनो, इधर देखो इधर देखो देखो, हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे चैप्टर रहेगा अपना बायोमोलिक्यूल। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर भी नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट बोल सकते हैं कि हाँ भाई है, अच्छा खासा चैप्टर है। और इसमें थ्योरी ज्यादा है, लेकिन पॉइंट ये है कि थ्योरी ऐसी है जो तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और ऊपर से हम पढ़ा रहे हैं, हम तो तुम्हें बोर होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो, तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर देयर क्लासिफिकेशन। इतना निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग आज। कौन क्या कह रहा है भैया? कितने दिन में खत्म हो जाएगा अविनाश ये तो नहीं पता, बट 4 तुम्हें पता ही है कोई कितना बड़ा, जब हम लोगों ने पी ब्लॉक निपटा लिया 4 लेक्चर में, तो ये तो फिर है ना, 4 से 5 लेक्चर में कितना भी बड़ा चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, ओनली इन 4 to 5 लेक्चर्स। क्या लिखा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। नहीं 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 नहीं, ये क्या लिखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन। तो हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो चैप्टर स्टार्ट करा जाए। यस सर। आज्ञा है? अच्छा, मेरी एक बात पहले, तो बात ऐसी है कि बात वैसी है, तो वैसी बात पहले बताते हैं, ऐसी बात में बताएंगे। बात यह है कि इस चैप्टर में बेटा थ्योरी वाला जो पार्ट है वो अगर हम बैठ के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। चैप्टर नंबर कौन सा है यार? ये तो मैंने याद ही नहीं करा, कब चैप्टर नंबर कौन सा, आप देख लेना बुक में, तुम्हारे पास तो बुक है ही। 14। कौन सा है? 14। 14 है भैया, लिख लो, चैप्टर नंबर 14 है। जो तुम्हारे इस वाले टर्म के हिसाब से चैप्टर है उसे उसे हम लोग पहले पकड़ रहे हैं। ठीक है, ताकि तुम्हारा बोर्ड वाले एग्जाम में भी नुकसान हो। मेरी बात रह गई यार, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे, उससे पहले ऐसी बात फिर वैसी बात। हाँ हम ये कह रहे थे पहले ऐसी बात फिर वैसी बात करेंगे। तो ऐसी बात जो है वो पहले कर ले रहे हैं कि देखो इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, तो थ्योरी वाला जो पार्ट है जहां पे रिएक्शंस होंगी वो तो हम खुद यहाँ पे लिखेंगे। थ्योरी वाले पार्ट की हमने ऑलरेडी स्लाइड बना ली है। ठीक है, तो अब अगर तुमने बदतमीजी दी, बदतमीजी तुम जैसे क्या दे सकते हो? तुम ये दे सकते हो कि हम तुम्हें जब समझा रहे होंगे तो तुम्हारे सामने तो पूरा लिखा हुआ होगा, तुम फटाफट छाप रहे होगे उसे। तो ऐसा नहीं करना, पहले मेरी बात सुन लेना, समझ लेना, और फिर हम जब तुमसे बोले कि अब नोट करो तो तुम नोट करना। क्या इतना मानोगे मेरा कहना? यस बिल्कुल सर, सर। जरूर। ठीक है ना? तो क्योंकि मेरा फायदा नहीं, देखो हमने टाइम बचाने के लिए वो चीज पहले से ही स्लाइड बना ली कि यहाँ पे आके अगर लिखेंगे तो ये चैप्टर, एक तो थ्योरी, इतनी थ्योरी बैठ के यहाँ पे अगर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। और तुम्हें पता हम थ्योरी कम से कम लिखवाते हैं, कम से कम में भी तुम्हें इसमें बहुत थ्योरी लिखनी पड़ जाएगी इस चैप्टर के हिसाब से। तो वो कम से कम थ्योरी अगर हम यहाँ लिखते तो ये चैप्टर बहुत लंबा जाता, 7-8 लेक्चर लग जाते। तो उसके लिए मैंने पहले से स्लाइड बना ली। बस आपको करना ये है कि साथ में नोट नहीं करोगे, जब मैं बोलूं कि बेटा अब आप लोग नोट करो तभी आप नोट करेंगे। ठीक है, चलो भैया, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सॉरी, देखो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेटा बता दो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, देखते हुए बता सकते हो, चीटिंग भी कर सकते हो, लेकिन ना करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होता है, और हाइड्रेट्स मतलब इंटू H2O। क्या ये सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे C की पावर बेटा कुछ भी हो सकती है, तो C मतलब कितने भी ले सकते हो, तो उसकी हमने सफिक्स में X लिख दिया, और H2O कुछ भी हो सकता है तो उसे हमने Y लिख दिया। तो यही फॉर्मूला है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का। मतलब ऐसे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे अपने पास सिस्टम्स जो इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करें उन्हें बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। C की पावर X या फिर CX H2O को होल Y, इसे अगर फॉलो कर रहा है कोई तो उसे कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। बट उससे पहले जान लेते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल यहाँ कर क्या रहा है केमिस्ट्री में। हम तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और बायोमोलिक्यूल्स तो बायो वर्ड से समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी का कुछ टर्म इसमें ऐड हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बेटा बात यह है कि जितने भी नेचुरल कंपाउंड है, मेरी बात समझना,
एक तो कंपाउंड है केमिकल वाले, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, इन्हें हम खा पी थोड़ा ना सकते हैं, सोच के देखो। बट कुछ ऐसे कंपाउंड है केमिस्ट्री के ही है, केमिकल्स ही है, बट हम खा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो बताओ? हम लोग खाते हैं। तो Yes, कहने sir. का मतलब है, उनकी जब आप स्टडी करोगे जितने भी, अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आज अपन बेसिक से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है 11th में? Yes, sir. Yes, sir. यार बता दो फिर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पढ़ाते हैं जिसमें। बेटा क्या नाम है आपका? अभी आपने क्या बोला? क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, ठीक है। और वेदांत ने आंसर दिया जिसमें कार्बन होता है। दोनों लोग मेरी बात सुनो। एक बच्चा बोला जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बच्चा बोला जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं। सर एक मिनट देखो रुक जाओ। यार रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो प्लीज, जल्दी आ जाओ। हम तब तक ऐसे थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। देखो भैया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड, पहले बोला जाए जब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही थी, तब ऐसा बोला जाता था कि जितने भी बेटा नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा लैब में नहीं बना सकते। मेरी तरफ देखना सब लोग, अगर किसी ने नोट करना चाहो तो हम बहुत पीटेंगे कि हम पेज ही हटा दे रहे, हटाओ हटाओ, हम ये वाला पेज ही नहीं यूज करेंगे। कहाँ पे थे अभी? पहले यहाँ पे आ जाओ। कोई पेज खाली? हाँ ये खाली, इस पे आ जाओ। बस कर लिया नोट? अब देखो इधर, इधर देखो, तुम भी चीटिंग कर सकते हो तो हम भी तो कर सकते हैं। देखो इधर, तो स्टार्टिंग में सर नेचुरल में भी तो कार्बन होता है। हाँ वेदांत देखो मेरी बात सुनो, क्या बोल रहे थे कि इन वेरी स्टार्टिंग जब हम लोग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसे बोला जाता था कि जितने भी अपने पास नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर है, नटूरे मत बोल देना, ठीक है। नेचर से मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भैया कंपाउंड कहते हैं। ये बात हमें बोली जाती थी बहुत पहले। लेकिन हुआ क्या कि साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने NH2CO NH2, जिसका नाम है यूरिया, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जिसे लैब में बना दिया गया। सुनते रहे ना, पहले डेफिनेशन क्या थी कि जितने भी नेचुरल कंपाउंड है वो सबके सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन हुआ क्या कि यूरिया जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर कहते हो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में प्रिपेयर कर दिया गया बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने यूरिया को, यानी कि यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना दिया। अब अगर लैब में बना दिया तो ये नेचुरल थोड़ा ना रहा, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। तो यानी कि पहली वाली जो डेफिनेशन थी वो हो गई गलत। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी डेफिनेशन पे, जो कि किसने बताई थी? वेदांत ने बताई थी। क्यों की कथा है? इधर देखो, मेरी बात सुनो। तो सेकंड वाली डेफिनेशन वेदांत ने बताई थी, और क्या बताई थी? कि जिसमें कार्बन होता है बेटा, कि फिर ऐसा बोला क्या कि जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो सबके सब क्या है? ऑर्गेनिक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे निकल आए, जैसे कार्बन मतलब साइनाइड तुम्हारा, और आइसोसाइनाइड, इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं? बताओ, कार्बन दिखा सबको? ये कार्बन दिखा? कार्बन है। उसके कार्बन प्रेजेंट होने के बाद भी बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो जो वेदांत ने डेफिनेशन बताई थी वो भी गलत हो गई। मतलब क्या कि पहली बात, पहली चीज ये बोली गई कि जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स है वो सबके सब ऑर्गेनिक है। बट साइंटिस्ट ने क्या करा? साइंटिस्ट ने यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बना दिया। तो यूरिया एक पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में प्रिपेयर कर दिया गया, तो ये डेफिनेशन गलत हो गई। दूसरा क्या बोला? कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे देखने को मिले, जैसे साइनाइड, थायोसाइनाइड, इनके अंदर कार्बन तो है बट उसके बाद भी कैसे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये डेफिनेशन भी गलत हो गई। और बेटा थर्ड डेफिनेशन वही है जो मानसी ने बोली थी, कि तुम्हारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो तुम्हारे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. तो अब अगर आपसे कभी भी कोई टीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछेगा, क्या कह रहे हो? सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो। हम अविनाश तुझे पीट देंगे, बकवास कर रहा है। देखो इधर बता देंगे अभी। देखो, अगर तुमसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप क्या बताओगे? कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, या फिर इनके जो डेरिवेटिव होते हैं, या फिर जिन्हें आप हाइड्रो, सीधे बोल दो हाइड्रोकार्बन। हाँ हाँ हाँ, सिमरन तुम्हारे तो नाम ले रहे हैं, सिमरन ने सही बोला था, यही तो बोला मैंने कि सिमरन जो हिमांशी बोला, हम्म हिमांशी बोला आपने।
नहीं नहीं, अच्छा हिमांशी बोला नहीं यार, सिमरन बोला, सिमरन। सिमरन ने जो आंसर बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो बोलो इतनी बात क्लियर हुई। तो अब जो तुम्हारे एक बेटा बार ऑर्गेनिक दोबारा कंपाउंड starting थे, से। उसी में से जो कुछ नेचुरल शुगर्स हैं, कुछ अमाइंस हैं, है ना, इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये चैप्टर थोड़ा बायो से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बायो भी है और केमिस्ट्री भी है। तो हम लोग कंबाइनली क्या पढ़ने वाले हैं, बायो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। समझ गए भैया? भैया समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो अगर क्लियर है, चलो अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़े क्या बेटा? अच्छा, यस सर। स्टार्टिंग समझा दे। अरे अविनाश, मैंने बस इतना बोला बेटा, वो तो पेज ही गायब हो गया, सॉरी। चलो मैंने इतना बोला अविनाश कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बस एक्सप्लेन करा। हमने ये बोला था कि स्टार्टिंग में क्या होता था, ऐसा बोला जाता था कि जितने नेचुरल कंपाउंड है वही तुम्हारे क्या होते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कंपाउंड लैब में बना दिया जो कि ऑर्गेनिक था, और वो कौन सा था, यूरिया। यूरिया जानते हो, खेतों में जो खाद डाली जाती है, समझे? तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे साइंटिस्ट ने लैब में बना दिया। अब लैब में बना दिया तो नेचुरल थोड़ा ना, वो तो फिर आर्टिफिशियल हो गया, तो वो डेफिनेशन गलत हो गई। दूसरा क्या था, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उन्हें ऑर्गेनिक बोलेंगे, बट ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कई कंपाउंड ऐसे थे जिनमें कार्बन था बट उसके बाद भी वो ऑर्गेनिक नहीं थे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो वो भी डेफिनेशन गलत हो गई। तो थर्ड और सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है कि जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बोलो इतनी बात सही है? यस सर। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्या, अब बात है कि ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो इसके अंदर मतलब बात यह है कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री को हमें पढ़ना है जो हमारे शरीर में चल रही है। देखो अपने शरीर के अंदर भी तो केमिकल्स ही हैं, बट क्या है, वो बायोकेमिकल्स है, समझ रहे हो? मतलब वो ऐसे हैं जो ह्यूमन लिविंग है, जो ह्यूमन बींग्स उन्हें मतलब जो भी है एक्स वाई समझो, ठीक है? तो बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखो एक बात पहले बता दूं, मेरी बायो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड का, फिर भी मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाऊंगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के क्या, हाइड्रेट्स। तो जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बन को कार्बन लिख दो, हाइड्रेट्स का मतलब बेटा H2O। बोलो इतनी बात समझ में आई? अभी नहीं Yes, वेदांत, मेरी बात सुनो बेटा एक बार बस, ठीक है? तो कार्बन एक ही थोड़ा ना होगा, कई सारे कंपाउंड होंगे। ओके राधिका, देखो कार्बन एक ही तो होगा नहीं, कार्बन कई सारे होंगे। तो मान लो कार्बन हमने ले लिया एक्स, और H2O भी एक नहीं होगा, H2O कई सारे होंगे, तो होगा CxH2O का होल वाई। तो ये वाले फॉर्मूले जितने भी कंपाउंड फॉर्मूले को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वो सबके सब क्या होंगे भैया, वो सबके सब कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन हुआ क्या बेटा, ये देखो एक्सेप्शन। जो तुम्हारा C6H2O का होल 6 है, जैसे तुम लोग क्या बोलते हो, जैसे मतलब हुआ नहीं, ये तो एग्जांपल ही है, ये तो एग्जांपल है ना, C6H2O का होल 6। तो इस फॉर्मूले को देखो, अगर तुम यहाँ पे x की जगह पे रख दो 6 और y की जगह पे रख दो कितना, 6, तो यही मॉलिक्यूल बन के आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा। और बेटा ये किसका फॉर्मूला है, C6H12O6, बताइए जरा, ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। बेटा यही फॉर्मूला, मेरी बात सुनो, यही फॉर्मूला बेटा आपका ग्लूकोज का भी है, और यही फॉर्मूला आपका फ्रक्टोज का भी है। फ्रक्टोज और यस ग्लूकोज सर। के पास सेम फॉर्मूला होता है। डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, कैसे पता करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके वेदांत, आपने बोला पहले, वेदांत के लिए ताली बजा दो बस। चलो ठीक, इधर देखो भैया, बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कैसे पहचानेंगे ग्लूकोज कौन सा, फ्रक्टोज कौन सा? भैया बताओ, इतनी बात तो बताओ। यार ज्यादा मीठा होता है। देखो लिख के कैसे पहचानेगा यार, खा के थोड़े ना। ग्लूकोज में बेटा कौन सा ग्रुप लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप लगा होता है, समझे? तो इसका मतलब इनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो ये कौन से आइसोमर्स हुए, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए कि नहीं हुए, बताओ ना? यस। दोनों आइसोमर्स नहीं पढ़े तुम यार, गुस्सा दिला देते हो एक तो हम। ठीक है यार, गुस्सा नहीं करेंगे। देखो समझ गए बेटा? अगर आपसे कोई पूछे यार वेदांत रहन देना, क्या कह रहा है यार, मैम का समझ नहीं आता। चलो इधर देखो, तो बात यह है कि ग्लूकोज ये हो गया, ये हो गया फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम है, बट ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और तुम्हारा जो क्या होता है,
राधिका आपकी ऑर्गेनिक कमजोर, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग करा देंगे, क्या बात करिए आप। इधर देखो, और जो आपकी फ्रक्टोज है उसमें कीटोन का फॉर्मूला लगा होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन ऐसा देखा गया कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे बेटा जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे, बट वो उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे, बट वो फिर भी क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे। जैसे एक्सेप्शन देखो, ये वाला बेटा मॉलिक्यूल देखियो जरा सब लोग, C2H2O का होल ट्वाइस। इसमें क्या है, इसे अगर ओपन करोगे तो सी कितने, दो, H दो थे, और दो और चार हो गए, O कितने हो गए, दो हो गए। इसे ऐसे लिखो CH3COOH। तो ये वाला जो है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये वाला इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। किसके लिए, n इक्वल टू कितने के लिए, बताओ बताओ बेटा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तभी तो बनेगा ये फॉर्मूला। देखो बोल तो, Yes, sir. इधर Yes, देखो, sir. इधर देखो, अगर CXH2O का होल y है, तो अगर तुम x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, तो बेटा यही फॉर्मूला तो बनेगा, ये वाला। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। Yes, तो sir. कहने का Yes, मतलब, sir. इसका मतलब बेटा जो तुम्हारा एसिडिक एसिड है वो इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ना यार, वो तो एसिड है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, मतलब जो तुम्हारा एसिटिक एसिड है वो इस फॉर्मूले को बेटा फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी एसिडिक एसिड जो, वो तो एसिड है, वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट थोड़े ना है। तो लिखा हुआ है क्या, एसिडिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे ये तुम्हारा रेमनोज है, ठीक है, रेमनोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O5। ये बेटा इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मेरी बात समझ में आई। तो मतलब ऐसा कोई 100% ट्रुथ नहीं है कि हाँ भैया ऐसा ही होगा, बट क्या है कि हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कि इन जनरल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स यही होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करें। बट अब कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसे हैं जिस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट है। बोलो, समझ में आया। Yes, sir. पहला अध्याय Yes, sir. ठीक है, चलो इतना नोट करो, यहाँ तक का, यहाँ तक का सब लोग नोट करो, डेफिनेशन लिखोगे बाद में, साफ साफ बढ़िया बढ़िया जैसे हमने नोट करा वैसे। सर आपने ग्लूकोज के आगे CHO वाला, ये बेटा एल्डिहाइड ग्रुप लगा ये, ठीक है, बच के रहियो, इससे बहुत खतरनाक ग्रुप है, हम साफ साफ करके लिख दे रहे, ठीक है। तुम लोगों को मेरी राइटिंग गंदी लगती है, चलो। नहीं सर आपकी रेटिंग बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी तारीफ मत ना करो बीच में, ठीक है। सी डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे आर लगा होगा कीटोन में, पता ही है आपको बेटा, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप तो पता ही है, नॉमेनक्लेचर आपने बहुत पहले पढ़ लिया है। ऐसे कर लो, अब सही है, ठीक है। मतलब कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अभी जब आप सुक्रोज को बेटा हीट कराओगे तो आपका C6H12O6 बनेगा, प्लस फिर से आपका C6H12O6 बनेगा। हम कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है, तो ध्यान रखना ग्लूकोज के अंदर बेटा कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज के अंदर कौन सा होगा, कीटोन ग्रुप। इतना क्लियर है कि नहीं, अगर है तो नोट कर लो। सर क्लियर है अब तो। अब क्या कह रहा है सर आपकी धारी और आंखें अच्छी हैं, धारी दाढ़ी 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 अच्छी है, चलो मैं वही कहूँ यार, दाढ़ी, अच्छा दाढ़ी कह रहा है, सॉरी सॉरी वेदांत, तुमने मेरी तारीफ की, हम समझ नहीं पाए, सॉरी सॉरी वेदांत, तो बहुत। सर उसको बियर्ड लिखना चाहिए था ना, हाँ यार, पॉइंट मैं है सर। गरीब हूँ। बहुत अच्छा लगा वेदांत, तुमने मेरी तारीफ की, ऐसी बस तारीफ करते रहो, पढ़ते रहो। भैया इतना हो गया सबका, बढ़िया बढ़िया नोट करना, सर रुको। ठीक है, रुके हुए हैं। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में बोल दिया, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो नोट्स अच्छे बनाना, नोट्स अच्छे नहीं बनाओगे चैप्टर पढ़ने को तो मजा नहीं है, सही बता रहे हैं। टीचर ये चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाता है, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग कठिन चीज पहले कर ले रहे हैं। कठिन तो हमारे लिए थ्योरी तो कठिन वाली हो गई। सर आप अलग हो ना एकदम सबसे। चलो अच्छा, हो गया इतना सबका, सर बस 2 मिनट रुको। आराम से नोट कर लो सब लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अविनाश कहाँ चला गया यार, अविनाश बेटा कनेक्शन चला गया क्या तुम्हारा, है तो। आज बच्चे ज्यादा है, इतने बच्चे हम पहली बार एक साथ देख रहे हैं, क्या बात भाई, क्या, अच्छा हाँ हम तो भूल ही गए, आज मेरी 6 बजे से है ना क्लास, तभी तो इतने बच्चे आए, नहीं तो बच्चे तो इतने रहते हैं बस, ये 23 में एक तो हम ही होते हैं, 22 इतने बच्चे रहते हैं। अच्छा चलो, खैर, तो जो पढ़ेंगे वो आएंगे डेली, जिन्हें नहीं पढ़ना है वो कुछ भी कर सकते हैं। जो बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, ठीक है, प्रणाम नहीं मतलब हाँ प्रणाम भी कह सकते हैं। 10 बच्चे नए हैं। 10 बच्चे नए ना, उन सभी को मेरा नमस्कार देवियों सज्जनों, ठीक है। और हमें आपसे उम्मीद रहेगी कि आप आगे की क्लास में भी आए, ठीक है। आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आप नहीं भी आएंगे तब भी ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट ठीक है।
अगर आपको क्लास लेनी है तो आप डेली आए। सर हो गया। हो गया सबका? चलो भैया। Yes, अब बेटा देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन पूछ लीजिए। हाँ बेटा, क्या कोई कुछ पूछना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहे हो? यश वेदांत, ऑब्वियस सी बात है, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। चलो अच्छा, अगर इतना नोट कर लिया है, अब चैटिंग नहीं करो यार, नहीं तो फिर पता है, समझो यार। हाँ पूछ रहे थे, तुम बोल नहीं रहे तो हमें लगा अविनाश पता नहीं कहाँ चला गया। चलो देखो डेफिनेशन देखो बेटा क्या लिखी हुई, कह रहा है हम पढ़े दे रहे हैं। देखो राइटिंग थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ा मोटा ऐसे चलता है ना, और पतला लिखेंगे तो बहुत ही पतला हो जाता है, इसलिए हम बोले इसे पढ़ दे रहे हैं। डेफिनेशन तो क्या लिखी हुई है, पूछी जाएगी नहीं बट तुम्हें लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। लियो भैया, अब पहले तो ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव बेटा क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है पहले तो ये बता दो। इतने बच्चे हैं, 33 बच्चों में से किसी को भी पता है क्या ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? तुम लोगों ने ऑर्गेनिक का बेटा एक भी चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? सर पढ़ा तो है। अबे अगर पढ़ा है तो तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है बताने में? बेटा ये बहुत गलत चीज है, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखी हो फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो। सर बताना क्या है? मैंने पूछा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सर पहली बार सुना ना, पता नहीं। वो कह रहा ग्लो करता है, देख सकते हैं इससे। अबे केमिस्ट्री में कैसे लिखेगा वेदांत? इधर देखो बेटा, यार ये बहुत गलत चीज है बेटा। आप ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर आपने पढ़े? एक तो पढ़ लिया होगा एटलीस्ट। सर Yes, हेलो sir. एवरीवन, सर हेलो एवरीवन वाला पढ़ा है पढ़ शायद। लिया ना? तो Yes, sir. आप पूरा ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ लिया और आपको ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड ही नहीं कहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है यार? सर देखो बट मैं ऑर्गेनिक की क्लास अटेंड नहीं की ना सर। चलो जिसने की है वो देख, चलो नहीं किया तो एक बार देख लो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, समझो। देखो ऐसा है कि पहले तो समझ लो कि अपने पास ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है? ऑर्डिनरी लाइट मतलब हर डायरेक्शन में। सनलाइट मान लो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है सनलाइट, हर डायरेक्शन में मान लो। तो हमने क्या करा, इसे बेटा निकोल प्रिज्म से पास कराया। अब तुम्हें याद आएगा हल्का हल्का। हमने क्या करा, इसे निकोल प्रिज्म से पास कराया। किससे पास कराया? निकोल प्रिज्म से, ठीक है? बेटा बता दे, निकोल प्रिज्म जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल होता है निकोल प्रिज्म। तो जब तुम किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर सनलाइट बोल दो, इतना बड़ा अगर सेंटेंस टफ लग रहा है तो सनलाइट को, है ना? किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म से बेटा पास कराओगे तो वो क्या करती है, उसे एक प्लेन पे लाके पटक देती है। इसका मतलब अगर ये एक्सेस मान ले हम, ये वाली एक्सेस, तो एक ही प्लेन पे आ जाएंगी लाइट, ठीक है? उसे क्या करेगा, ये एक प्लेन पे लाके पटक देगा निकोल प्रिज्म, ठीक है? एक प्लेन पे। अब अगर तुमने इस लाइट के आगे सब्सटेंस रखना चालू किए, ठीक है? तुमने मान लो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस रखे, तो कुछ सब्सटेंस बेटा ऐसे होंगे जो इस लाइट को राइट में रोटेट करेंगे, राइट में, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो इस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेंगे। तो दो सब्सटेंसेस जो इस लाइट को राइट में रोटेट करेंगे उन्हें बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। उन्हें क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर उन्हें स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और बेटा जो भी सब्सटेंसेस इस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हैं उन्हें बोलते हैं लीवो, LAEVO, लीवो रोटेटरी, या फिर उन्हें स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? तुमने कभी ग्लूकोन डी पिया है? Yes, sir, सर बिल्कुल। पिया तो है। बेटा उसमें लास्ट में ग्लूकोन डी, ऐसे जो डी लिखा होता है, उस डी का मतलब क्या है? सर ये क्या बोलते हैं इसके ऊपर जो आपने लिखा? अब देख लिया ना, उस डी का मतलब यही है बेटा, डेक्स्ट्रो। डी का मतलब डेक्स्ट्रो, समझे? जो तुम ग्लूकोन डी पीते हो, जाके बोलते हो भैया ग्लूकोन डी दे दो, यही तो बोलते हो, या क्या तो ग्लूकोन दे दो, ऐसे बोलते हो? Yes, sir, बिल्कुल। डी तो लगाते हो पीछे ना कि भैया ग्लूकोन डी यस दे दो। सर। तो उस डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, मतलब वो जो आपने सब्सटेंस वहां से खरीदा है ग्लूकोज, वो कैसा है? वो ऐसा है कि पीपीएल को, पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये जो निकली निकोल प्रिज्म ने क्या करा, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक ही प्लेन पे लाके पटक दिया। तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीपीएल। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है? अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करेंगे, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो पीपीएल को राइट में रोटेट करेंगे, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो पीपीएल को रोटेट ही नहीं करेंगे बेटा। तो जो पीपीएल को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, और जो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। समझे? मतलब दो सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट द पीपीएल, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। सब लोग मेरी तरफ देखो, इधर देखो मेरी तरफ। और दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट रोटेट द पीपीएल उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। एक्टिव यस अब सर। ऑप्टिकली एक्टिव भी बेटा दो टाइप के होंगे, एक होगा स्मॉल डी और एक होगा स्मॉल एल।
मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस एंड लीवोरोटेटरी सब्सटेंसेस। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन रोटेट द पीपल इनटू राइट, ठीक है, एंड लीवोरोटेटरी सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन रोटेट द पीपल इनटू लेफ्ट। लेफ्ट। तो तुम समझ गए। तो तुम Yes, sir. जो लेके आते हो ग्लूकोन डी, उसमें डी का मतलब समझ में आया क्या हुआ? उस Yes, डी का sir. मतलब पहली बात तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि वो डी लिखा हुआ है, इसका मतलब डी तो तभी आएगा या एल आया डी आया, डी अगर आया है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव की कैटेगरी में आ गया। और दूसरी बात बेटा ये हो गई कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है। समझ में आया? Yes, sir. अब तो नहीं भूलोगे कभी कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। No. चलो बस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस डी और एल से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा क्योंकि एक एक्टिव होगा। नहीं देखो, नहीं नहीं सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हम आपको बताएं, राधिका, सिमरन और बाकी बच्चे सब लोग जो भी मेरी आवाज जिन तक जा रही है, देखो मेरी बात सुनो बेटा। एक अपने पास होता है डी ग्लूकोज, एक अपने पास क्या होता है, डी ग्लूकोज। अरे भैया एक तो जो बीच में हिलक जाता, डी ग्लूकोज। एक होता है बेटा एल ग्लूकोज, एक क्या होता है, एल ग्लूकोज। हम आपको बता दें कि डी ग्लूकोज बेटा जो है वो ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकता है, ह्यूमन जो है वो डी ग्लूकोज डाइजेस्ट कर सकता है, और जो एल ग्लूकोज है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एल ग्लूकोज जो होता है वो जानवरों के स्टमक में होता है। कौन से जानवर? जो घास चरते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई। तो जो एल ग्लूकोज होता है बेटा वो जानवरों के स्टमक में होता है, और यही यही एल ग्लूकोज जो है वो जो उसमें क्या कहते हैं, घास में क्या होता है यार, सेलुलोज। हाँ, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यही एल ग्लूकोज काम में आता है। तो अगर हम लोग एल ग्लूकोज खा लेंगे धोखे से तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है बहुत टपक भी जाए। टपक भी जाए, समझ रही हो? तो हम लोग इसे डाइजेस्ट Yes, नहीं कर sir. सकते। बट जो अपने पास, जैसे तुम सोचो घास चढ़ सकते हो क्या, घास खा सकते हो? नो सर। सर अगर खा सकते हैं। खा सकते हो तो खा नहीं के सर, नहीं सर, मतलब घास फूस ही हो, जैसे पालक वगैरह घास में। पालक घास थोड़ी ना होती है तो। अरे आपस में नहीं लड़ना, इधर देखो देखो। नहीं मतलब सर एक टाइप्स में, हाँ, देखो मेरी एक बात सुनो। टाइप्स में होती हो। नहीं नहीं बेटा, वो तुम कैसी बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे बच्चों, वो तो तुम लोग बोलते हो घास फूस, पर एक्चुअल में तुम्हें पता है वो तो खाने वाली चीज है। लेकिन जो घास एक्चुअल में जिसके अंदर सेलुलोज है, अगर तुमने खा भी लिया ना, एक टुकड़ा भी खाओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हें वॉमिटिंग हो जाएगी तुरंत ही, क्योंकि तुम्हारा पेट जो है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। समझे? तो ध्यान रखना। अब सोचो डी, डी और एल मतलब क्या है, एक सब्सटेंस ऐसा है जो लाइट को किधर रोटेट कर रहा है, राइट में, और वही दूसरा क्या है, लेफ्ट में। उतने से इतना बड़ा फर्क पड़ गया। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? वेदांत की अपनी अलग चल रही कहानी। चलो मेरी बात समझे। अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव बेटा क्लियर है कि नहीं? यस। अगर एकदम सडनली कोई पूछ दे कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्या बताओगे, जल्दी बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन रोटेट द पीपीएल। ठीक है, जो पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, और जो नहीं कर सकते उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक डी और एक एल। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस, एल मतलब लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। डी का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो पीपीएल को राइट में रोटेट करें, डी, और लेफ्ट में रोटेट करें, एल। चलो आज के लिए इतना बहुत। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। एक वर्ड के चक्कर में इतना लंबा खींच गया। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्लियर है? यस। तो क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पहली बात। दूसरी बात, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी, मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब ओएच, जिनके अंदर बहुत सारे ओएच ग्रुप होंगे, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इनके अंदर क्या होगा, सीएचओ भी होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब OH के बहुत सारे OH ग्रुप भी होंगे, और इनके साथ बहुत सारे कीटोन ग्रुप भी लगे होंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस। क्या नीचे क्या लिखा है, कह रहा और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब ऐसे कंपाउंड जिन्हें तुम तोड़ो, हाइड्रोलिसिस करो तो कुछ और तुम्हें उन्हें टूट जाए। ठीक है, उन्हीं को वाली मत याद करना यार, ऊपर वाली ज्यादा अच्छी। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो साफ साफ, बढ़िया बढ़िया, मतलब नोट पूरा ही करना है। तुम लोग इतना नोट करो, मैं 1 मिनट में आऊं क्या, बस 1 मिनट में, यस सर, सर दो सर मिनट, आराम सर से 2 आओ मिनट। सर। आराम से नहीं, बस 1 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, जरा ये नोट करो क्या। अगर हो सके सर क्लास के बाद। क्यों, तुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ने मुझसे? नहीं सर, नहीं मजा आ सर, रहा है, आप तभी एक तो बोला मिनट में क्लास आ के जाओ। बाद।
हाँ भैया, हो गया नोट? यस यस सर। सर। सर आप 1 मिनट से पहले ही आ गए। क्या करें? काम सर जल्दी टाइम हो गया सर का। के सर टाइम के पक हाँ यार, काम जल्दी हो गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भैया। अब देखो बेटा, इसे उसी थ्योरी में से थोड़ा बढ़ा दो। तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। मतलब कुछ ऐसे हाइड्रेट्स हैं जिनका स्वीट टेस्ट होता है, जैसे गन्ना है ना, गन्ना कैसा मीठा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यस शुगर बोलते हैं। सुक्रोस। यस सर। यस, ठीक है। और कह रहे द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। ये लिखा हुआ सुक्रोज। जनरली हम लोग क्या करते हैं? सुक्रोज ही यूज करते हैं, ठीक है। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। और लैक्टोज। जो यस सर। मिल्क में तुम्हारा शुगर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। तो ये 4 लाइनें जल्दी से और नोट कर लो फटाफट। फिर आते हैं अपन क्लासिफिकेशन के। हाँ हाँ वेदांत, यहां तक हमने बताया, वहां तक नोट कर लो वेदांत। मतलब ये जो ग्रीन पैराग्राफ लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अभी देखो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हम लोगों को, अगर हम ये यहाँ पे इतना लिखते हैं टाइम ज्यादा लगता है ना, समझा कम पाते, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर जब क्लासिफिकेशन पे आ जाना तो क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल के छोड़ देना, फिर हम तुम्हें समझाते हैं पहले क्लासिफिकेशन, फिर तुम लिखो, ठीक है। सर वैसे काम क्या था आपको? क्या मुझे? यार मुझे सुसु आ गई थी वही कहते वो सर बीच क्लास में कैबी। हाँ यार, तो क्या हुआ, कभी भी आ सकती है, नेचर्स कॉल है यार। बेटा आपका नाम क्या नाम है? काव्य नाम तो नहीं है? मैंने कैबी पढ़ रहा हूँ शायद। आई ज्वाइन टुडे फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आप डेली आइए बेटा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सर क्या आप तो सर ओल्ड स्टूडेंट पर ऐसा नाम डाल के आए हो। राधिका, ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो कि तुम मेरी ये क्या मतलब टॉन्ट मार, क्या मतलब बेइज्जती कर रही हो, क्या कर रही नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ ही कर दी हूँ। हो? अच्छा चलो, ओके कैबी, ठीक है कैबी, मिलके सर अच्छा वैसे लगा। मतलब सर मिलके वैसे पूछते कैसे हैं? हाँ, क्या कर भैया, क्लासिफिकेशन तो हो गया सबका? सर नोट रुको रुको, अभी नहीं हुआ। एक मिनट जल्दी सर। करो, बातें करते हो, क्लासिफिकेशन तक करते नहीं हो नोट। एक हम ही हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैंने कर लिया नोट। कर लिया, चल ठीक है। राधिका जल्दी करो बेटा। सर बस लास्ट लाइन रह गई, 1 मिनट। हाँ जल्दी, आराम से लिख लो, बढ़िया बढ़िया, साफ साफ एकदम। रुक जाओ सर, मेरी भी 2 लाइन है। हाँ तुम्हारा तो वैसे बेटा वो बना हुआ है ना सर, काव्य नहीं उनका का। ओके काव्य, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि शायद आपका नाम काव्य होगा, आपने उसमें वैसे लिख रखा है, ठीक है काव्य। चलो भैया, काव्य कैसा लगा आपको? मजा आ रहा है पढ़ने में? मतलब अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ज्यादा पूरा लेक्चर हो जाए उसके बाद पूछेंगे। चलो, जी सर वो सर। पुरानी स्टूडेंट है। पुरानी स्टूडेंट है? सर लड़का हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है यार काव्य। यार कैसी बातें कर रहा है सर आप? मैरिड हो? मैरिड अभी कहाँ, बच्चे हैं यार अभी, छोड़े। इधर देखो, चलो अच्छा इधर आओ, इधर वापस आ जाओ भैया। देखो सर एक चैट, मिनट कोई चैट नहीं करेगा, सर। मेरी बात सुनो, क्लासिफिकेशन पे आओ बेटा। सर 1 मिनट सर, एक लाइन बची है। लैक्टोज हो गया सर। हो गया, चलो देखो। अब अगर बात करें बेटा क्लासिफिकेशन की, तो मेरी बात सुनो, क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो कितनी कितनी यूनिट मिल रही है। यूनिट का मतलब समझते हो? जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, इसे हमने हाइड्रोलाइज करा दिया, मतलब H2O से इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें अब कितने टुकड़े हो गए इसके? मान लो अगर 2 हुए तो उन्हें डाइसैकेराइड, 3 हुए तो ट्राइसैकेराइड, 3 से ज्यादा हो गए तो पॉलीसैकेराइड, या 3 को भी पॉलीसैकेराइड में काउंट करते हैं। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? ठीक है। तो हम लोग यस क्या सर। करेंगे, अब जो शुगर अपने पास है, जितने भी नेचुरल शुगर, उनका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो अगर कहीं पे बिल्कुल हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, एक भी यूनिट नहीं मिल रही, जैसा था वैसे ही टूट ही नहीं रहा है, तो उन्हें बोलते हैं बेटा मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या होंगे? जो लिखा हुआ है डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, जिन्हें तुम तोड़ ही नहीं सकते। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को अगर हम लिख दें C6H12O6, इसे अगर हम बेटा तोड़ना चाहें तो फर्दर आगे ये नहीं टूटेगा, इसे आप हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो देखो जितना लिखा है उतना लिखना, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो मोनोसैकेराइड आर दोज जिन्हें आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप आगे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं?
जिन्हें अगर तुमने तोड़ा तो तुम्हें 2 से 10 यूनिट मिल जाएंगे किसकी, मोनोसेक्राइड की। मतलब जैसे मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल था, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, ठीक है, तो हमें 2 या तो मिल जाएंगे या 3 मिल जाएंगे या हमें ऐसे 4, ऐसे लेके 2 से लेके 10 तक कितनी भी यूनिट मिल सकती है किसकी, मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड का मतलब समझते हो, मतलब तुम्हें इनमें से कुछ मिलेगा, ये जो लिखे हुए इनमें से कुछ मिलेगा जिन्हें तुम फर्दर आगे डिवाइड ना कर पाओ, ठीक। अच्छा फिर से सुनो मेरी बात, देखो मोनोसेक्राइड बेटा क्या होंगे, जिन्हें तुम फर्दर तोड़ ना पाओ। एक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम तोड़ना चाह रहे हैं बट नहीं टूट रहा है, रिएक्शन के बाद भी वो उतना ही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ऑलिगोसेक्राइड क्या है, जिन्हें अगर हमने हाइड्रोलाइज कराना चाहा तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हमें 2 से, हमें कितना देगा, 2 से 10 यूनिट दे देगा किसके, मोनोसेक्राइड के। आई बात समझ में? एग्जाम्पल बेटा क्या है, एग्जाम्पल है देखो, सुक्रोज है, सर माल्टोज है। आपको खांसी है सर? नहीं यार, हमें 2-3 दिन से बताया था फीवर आ रहा है। अच्छा तुम्हारी क्लास ही कहाँ हुई? हाँ ठीक है, मुझे 2-3 दिन से यार फीवर आ रहा था, तो भाई फीवर अभी पूरा तरीके से उतरा नहीं है अभी तक। चलो खैर इधर देखो, हाँ तो क्या बता रहे थे, देखो तो ऑलिगोसैकराइड के बेटा एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है अपने पास, माल्टोज है, लैक्टोज है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सब किसके अंडर में आते हैं, डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड का मतलब बेटा बताओ क्या होगा, डाइसैकराइड का मतलब जिन्हें अगर तोड़े तो क्या मिलेगा, 10 monosaccharides 2 मिलेंगे बेटा, 10 थोड़ा ना मिलेंगे, 2 मिलेंगे। डाई का मतलब ये 2 हुआ, से 10 तक। हाँ ठीक है, 2 का मतलब ये हुआ कि ऐसे अपने पास सैकराइड्स जिन्हें अगर हम तोड़ दे तो हमें 2 यूनिट मिलेंगी किसकी, मोनोसैकराइड की। अगर हम तुमसे क्या बताओ ट्राइसैकराइड क्या होंगे, तो सर उसके 3 यूनिट्स मिलेंगे। एग्जैक्ट, ट्राइसैकराइड आर दोस्त जिन्हें ब्रेक करने पे 3 यूनिट मिल जाएगी किसकी, मोनोसैकराइड की। आई बात समझ में? मतलब ऑलिगोसैकराइड वो होंगे जिन्हें ब्रेक करने पे 2 से 10 यूनिट मिलेंगे किसकी, मोनोसैकराइड की, ठीक है। हाँ वही कर रहे हैं यार, देख ले भाई अविनाश, देख ले। हम ये बोल रहे थे कि ऑलिगोसैकराइड बेटा वो होंगे जिन्हें आप अगर ब्रेक करोगे तो 2 से 10 यूनिट मिल जाएंगी मोनोसैकराइड की। अब इसी के अंदर आपका डाइसैकराइड भी आएगा, ट्राई भी आएगा, टेट्रा भी आएगा, पेंटा भी आएगा, हेक्सा भी आएगा। डाइसैकराइड का मतलब जिसे तोड़ने पे 2 यूनिट मिल जाए मोनोसैकराइड की, ट्राई का मतलब जिसे तोड़ने पे 3 मिल जाए, टेट्रा का मतलब जिसे तोड़ने पे 4 यूनिट मिल जाए किसकी, मोनोसैकराइड के। ऐसे आगे तक देखते रहो। एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट, आपको याद करने पड़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा ऑलिगोसैकराइड के एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज अपने पास, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है, इसके अंदर ऑलिगोसैकराइड के अंदर, और अपने पास रेफिनोज है, जो किसका एग्जांपल है, ट्राइसैकराइड का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ऑलिगोसैकराइड। अब आ जाओ पॉलीसैकराइड। सर पानी पी लो। थैंक यू राधिका। पॉलीसैकराइड देखो बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड। मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसे अगर तुमने तोड़ा तुम्हें बहुत सारे, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं किसके, मोनोसैकराइड का। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकराइड। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च, सी ठीक है, स्टार्च, स्टार्च को अगर तुमने ब्रेक करा तो तुम्हें क्या होगा, कई सारे तुम्हें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स एक्सेट्रा, ठीक। तो इतना बहुत अच्छा अच्छा साफ साफ नोट कर लो, कहीं पे ना समझ में आए तुमसे पूछ लो, जल्दी से नोट करो बेटा। तीनों हेडिंग डालो, मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। आपको खांसी है सर? सर कर लिया। भाई रुक सर जाइए। अभी तो हमने शुरू किया। अच्छा रुको रुको, अभी शुरू किया, चलो ठीक, नोट करो आराम से। हाँ सही है, आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं। इसका मतलब हम जब समझा रहे हैं तो कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, तो ये गलत चीज हम पहले क्या मत करो नोट, जल्दी जल्दी करो बेटा। अभी अभी बोला सर आराम से करो। मतलब हाँ आराम से करो, बट इतने भी आराम से नहीं कि मतलब टाइम अपना निकल जाए ना। ओके राधिका, ओके। देखो बेटा क्या ये पॉलीसैकराइड समझ में आया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप C6H10O5, किसी को पता है किसका फॉर्मूला बेटा, स्टार्च है ये किसका फॉर्मूला है, स्टार्च है, इसका होल एन है, ठीक है। स्टार होल एन का मतलब कितने बहुत सारे स्टार्च हो, ठीक है। अगर आपने इसे बेटा तोड़ा, अगर आपने इसे तोड़ा तो होगा क्या, आपको एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, C6H12O6 के। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो यही है पॉलीसैकराइड, ठीक।
यस सर। तो अगर पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल के तौर पे आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप ये वाली रिएक्शन नोट कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? स्टार्च। अगर आपने स्टार्च को बेटा ब्रेक किया, हाइड्रोलाइज करा, तो वो किसमें? n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। n का मतलब भाई कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इतना नोट हो गया तो बताओ बेटा। हो गया सर। यस। सबका हो गया? अविनाश बेटा हो गया? एक मिनट सर, बस एक मिनट सर, हो गया सर। हो गया ना, चलो ठीक। सर आपने लास्ट टाइम क्या लिखा सर? गम्स, गम, GUMS। ओके सर। वेदांत रुके बेटा, नोट कर लो। वैसे भी आप लोगों को ये नोट्स बेटा मिल सकते हैं अगर आप चाहो तो, मतलब अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहो कि वहां से देख लें बेटा, यही यही नोट कर लो, ज्यादा अच्छा है। हमें भी नहीं अच्छा लगता बाद में नोट करना यार, तुम लोग क्या राय दे। सर कई बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। चलो अब लो थोड़ा एक्शन, ऐसे करके मेरी फोटो आनी चाहिए ना। लो अब लो स्क्रीनशॉट। एक मिनट सर, मैं ले रहा हूँ, रुक जाओ। अबे रहने दे, रुको रुको सर, रुको। सर प्लीज सर पॉज पिटो दे दे। सर वाला। पिटो गए। चलो इधर देखो। अच्छा, क्लासिफिकेशन पहला हो गया कि नहीं हुआ? फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो, कुछ शुगर ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग। हाँ अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल वेदांत देख लो। हाँ हो गया वेदांत? ओके चलो देखो, तो अब दूसरा क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के, ठीक है। देखो कुछ शुगर ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग का मतलब जो रिड्यूस कर दे, किसे रिड्यूस कर दे? टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। ऑर्गेनिक पढ़ी है कि नहीं बताओ तुमने? ये टॉलेंस रिएजेंट तो 11th में पढ़ लिया होगा, टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। यस नहीं 11th में क्यों पढ़ा होगा? हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा होगा तुमने? सर हमारी ऑर्गेनिक बहुत कमजोर नहीं है। हेलो एल्केन में नहीं है, सही कह रहे हो। तो ये तुम लोग पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन वाले पढ़ोगे, हम भी क्या कह रहे हैं। तो अभी तुमने पढ़ा ही नहीं बेटा, तो अभी तुम जब एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिएजेंट ये तुम पढ़ोगे, तो तुम खाली याद कर लो, बस बात खत्म। हमने क्या थ्योरी वाला चैप्टर है तो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। तो देखो, तो रिड्यूसिंग बेटा तुम्हारे शुगर वो होंगे जो रिड्यूस कर दे, किसे? टॉलेंस रिएजेंट को कर दे, फेलिंग सॉल्यूशन को कर दे, बेनेडिक्ट कर दे। और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा? जो ना करें, किसे? टॉलेंस को, फेलिंग को और बेनेडिक्ट को। इसका एग्जांपल क्या है? देखो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। डाइसेक्राइड में कौन सा है? माल्टोज है और क्या लिखा भाई? लैक्टोज है, सॉरी लैक्टोज। हाँ लैक्टोज। सर हमें आपकी राइटिंग पढ़नी आ जाती है। सही से लिखते हैं, हमें खुद नहीं पढ़ा जा रहा था। लैक्टोज, ठीक है। तो इनके एग्जांपल लिख लो। मोनोसेक्राइड में अपने पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसेक्राइड में माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग में एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक। अब देखो क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग का एक ही एग्जांपल है बेटा इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। यस सर। सर एक बार फिर से पढ़ेंगे आप ये वाइट देखो। रिड्यूसिंग वाला? हाँ पहला है टॉलेंस रिएजेंट, TOLLEN टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन, FEHLING फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट कुछ भी लिख दो। और फिर है थर्ड ऑफ बेनेडिक्ट, BENEDICT बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक। ये इधर है वही उधर अपने। यस जो इन्हें यस। रिड्यूस करेंगे वो रिड्यूसिंग, जो इन्हें रिड्यूस नहीं करेंगे नॉन रिड्यूसिंग। उसका एग्जांपल नॉन रिड्यूसिंग का सिर्फ सुक्रोज। और इसमें क्या है? मोनोसेक्राइड के 3 एग्जांपल अलग हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड में 2 है, माल्टोज और लैक्टोज। इतना हो गया क्या बेटा सबका? सर एक मिनट रुक जाओ सर। आराम से नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। अच्छा तुम लोग बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि बोलना है भैया, हम ये कह रहे हैं, हम बात ही भूल गया तुम्हारे चक्कर में। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि बेटा ये जो आप आइसोमर्स पढ़ते हो, इन आइसोमर्स का आपको क्या लगता है कुछ यूज है जिंदगी में? ये सर होगा सर।
नहीं, जैसे एक बात बताओ, जैसे अभी हम लोगों ने एक चीज लिखी थी ना, हमने बोला था कि बेटा देखो जो तुम्हारा C6H12O6 है, फिर से लिख दे रहे C6H12O6 है, तो बेटा ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये मान लो डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, बस इसके डी और इसके एल होने से क्या हुआ तुमने देख लिया अभी। ऐसे एक Yes, बात बताते हैं तुम्हें, एक बात बताते हैं तुम्हें, देखो इधर तुमने बेटा सिस्प्लेटिन का नाम सुना है क्या? नहीं सर। देखो हम बना के दिखा रहे हैं, देखो PTNS3 और एक इधर NH3, ठीक है, इधर अपने पास Cl और एक अपने पास Cl इधर, ठीक, ये तुम्हारे पास सिस्प्लेटिन है, और एक तुम्हारे पास बनाते हैं ट्रांसप्लेटिन। ट्रांस में क्या हो जाएगा, NH3 यहाँ पे रहेगा, एक NH3 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक Cl इधर रहेगा, Cl, एक Cl रहेगा यहाँ पे, एक Cl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा सिस्प्लेटिन है, ये क्या है, ये है अपने पास सिस्प्लेटिन, और ये क्या है, ये बेटा ट्रांसप्लेटिन है। ये सर हाँ। पढ़ा सर, सिस ट्रांस। अच्छा, सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसे सिस बोलते हैं, सेम नहीं ग्रुप सर, अगर डिफरेंट साइड है तो ट्रांस उसे है। क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, एक- ठीक है। एक अब मेरी पढ़ा बात है। सुनो, अब एक बात बताओ, दोनों का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो प्लेटिनम एक है, कौन, हाँ, Cl कितने बेटा, 2 है, NH कितना है, NH3 कितने हैं, तो 2 तो चाहे तुम इस वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, चाहे तुम इस वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बस स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन ही तो डिफरेंट है, मतलब इसमें क्या है कि NH3 एक साइड लगा हुआ है, इसमें NH3 बस उठा के ना डिफरेंट साइड लगा दिए हैं, इतना ही तो करा है। बताओ इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा। सब पड़ेगा। अब पता कितना पड़ेगा, तो बताऊं, थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत नहीं बेटा, सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर की दवाई है, समझे, और ट्रांसप्लेटिन जो है कॉज है, इतना फर्क पड़ेगा। अब लगा लो दिमाग कि ये जो तो बहुत ज्यादा हो गया सर। हाँ जी, बहुत ज्यादा पड़ गया ना, वही हम कह रहे थे कि ये जो आइसोमेरिज्म भाई, तुम नॉर्मल में तुम ऐसे पढ़ते हो, छोड़ देते हो यार जी मजा नहीं आता याद करने में, लेकिन भैया तुम्हें उसके पीछे की बात ही नहीं पता है। तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो, अगर हमें आइसोमर्स नहीं पता होता तो सोचो, मान लो अगर कोई डॉक्टर ऐसे बन गया, नीट वाले बच्चा, जेई वाले, मान लो कोई नीट वाला बच्चा है ऐसे डॉक्टर बन गया बिना पढ़े, कभी कभी हो जाते हैं भाई, पैसे से भी हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर, बिना नीट क्वालिफाई करे ऐसे बन गया डॉक्टर है, डॉक्टर बनने का शौक था, उसे दिखाना है डॉक्टर बनना, और पैसे थे, मान लो बन गया, और पता है नहीं, ये भी और बात कैंसर की का है इलाज, मान लो किसी का कैंसर का इलाज करा, उसे पता ही नहीं है सिस्प्लेटिन देना कि ट्रांस, पता चले देना था सिस, दे दिया क्या ट्रांस, कबाड़ा कर दिया सब, समझ रहे हो? तो जो भी आपको बेटा टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका मॉडर्न साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बस वो बात अलग है कि आपको पता नहीं होता है तो आप उसे इतनी ईमानदारी से, इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ते नहीं हो। तुम सोचो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, PtCl2NH3 का होल टाइप, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या है इनका सिर्फ इतना सा डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे NH3 एक इधर एक ही साइड में लगे हुए, और यहाँ पे NH3 को क्या करा, एक दूसरे का अपोज लगा दिया, और इससे फर्क कितना बड़ा पड़ गया कि सिस्प्लेटिन जो थी बेटा वो दवाई बन गई किसकी, कैंसर की, और ट्रांसप्लेटिन जो है कॉज बन गया। आई बात समझ में? Yes, sir. आज के बाद हल्के में लोगे आइसोमेरिज्म को, नो सर। सर ठीक है? अगर ऐसा पता हो ना, सिर्फ टीचर्स ऐसे बताए तब तो हम इंटरेस्ट ले, मतलब ऐसे। हाँ तो अब बताएंगे ना टीचर अब तुम्हें बताएंगे, मतलब मैं बताऊंगा, और क्या, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो ना तो उसके पीछे बहुत लंबी साइंस है, और मॉडर्न साइंस तो बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो हर चीज को कायदे से पढ़ा करो। इतना नोट हो गया सबका बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर तो नेक्स्ट पेज पे चल रुक रहा जाओ है। सर 2 मिनट। अच्छा ले भैया, आराम से कर ले कृपया करके। रेट इलाज चाहिए सर, अगर आपने मतलब प्राइवेट MBBS करनी हो तो बेटा क्यों करनी होगी प्राइवेट, देखो यार, या तो 1 करोड़ रुपए हो जेब में, है ना, यस सर। और नहीं तो गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि अगर आपके अंदर नॉलेज है और अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, और नीट का पेपर निकाल लो भैया, नीट का पेपर क्वालिफाई कर लो, गवर्नमेंट सीट ले लो, तो कितने रुपए खर्च होंगे, जितना आपका वहाँ रहने खाने का जो खर्चा होगा वो होगा, और कितने बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे, सोच के देखो। तो समथिंग 8-10। यही आपके जेई के लिए करने को, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बीटेक कर सकते हो, लेकिन सोचो IIT वाले की क्या ही वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर Yes, sir, होगी। IIT वाले बच्चों का बेटा 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है, पता है तुम्हें? 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है IIT वालों का, IIT वाले बच्चे जो होते हैं। तो ये समझ लो, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा सा सीरियसली ले, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर सीरियसनेस दिखा दी और अपनी पढ़ाई पे टाइम ज्यादा देने लग गए, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ने लग गए, देखो मेहनत सही जगह पे करने से फायदा होगा, सिर्फ मेहनत करने से फायदा नहीं होगा, ठीक है, कि कुछ भी पढ़े जा रहा है, अपने उसे देखो सिलेबस क्या है, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे हम मेरे तो नोट्स आप उठा के देख लेना,
आप मेरे नोट्स उठा के देख लेना कि आपको कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं लिखवाते, हम ऐसा लिखवाते हैं कि आप पढ़ो, आपके बोर्ड्स के पेपर भी बहुत अच्छे हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी सारे IIT जेईई वाले लग जाए, समझे। तो इसीलिए बस सीरियसली उन्हें पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तुम्हें कुछ भी ये भी नहीं है कि तुम्हें कहीं से नोट्स देखने हैं, कुछ करना, तुम्हारे पास गूगल ड्राइव में नोट्स आ जाते हैं, यहाँ बना ही रहो, वहां पे जाके पढ़ो। और टीचर पे अपने भरोसा रखो कि यहाँ पे जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है बेटा वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री उसके पास है, ऐसे आके नहीं तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों के क्या होता है कि तुम्हें यहाँ तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं लाइव, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे, तुम यूट्यूब से जाके पढ़ोगे वहां। अच्छा है पढ़ना, ये नहीं कि वहां से नहीं पढ़ो, बट बेटा जब आपको एक रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप इधर उधर सब्सक्रिप्शन वगैरह क्यों लोगे, ठीक है। टीचर के ऊपर बिलीव रखो बेटा। सर Yes, हम आपके ऊपर हमें बहुत बिलीव है। नहीं एक जैसे बात बता रहे, मेरे नहीं, और जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं। सर आपको सर कुछ ज्यादा ही मक्खन लगा दिया आज की लड़कियां सर। नहीं लगा रहे हैं सर। सर हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसको जलन हो रही है, अब हम क्या अरे करें। ये बहुत बदतमीज लड़का है। चलो अच्छा इधर देखो, चलो सब लोग इधर देखो, चलो इधर देखो, बस हो गया। नहीं बेटा मेरे पास डॉक्टरेट डिग्री कैसे हो जाएगी यार, अपन इंजीनियर हैं यार, कैसी बातें करते हैं, छोटे बच्चे। इधर देखो, खैर तो तीसरा क्लासिफिकेशन बेटा कैसे करेंगे, ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा तुम्हारे लिए, तो इस पे स्टार बना दे छोटा सा, ये लो ठीक है, तो इस पे बना लो स्टार। अब देखो क्या करना है, देखो बेटा अगर कहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो उसे क्या बोलोगे, एल्डो बोलोगे, क्या बोलोगे, एल्डो। एल्डो। कीटोन ग्रुप लगा है तो क्या बोलेंगे, कीटो बोलेंगे। तो एल्डो का मतलब ये वाला ग्रुप, कीटो का मतलब ये वाला ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, समझ गए कि नहीं। अब अगर Yes, मान लो sir, समझ कार्बन गए। 3 है, मान लो कार्बन कितने 3 और ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्डो। 3 का मतलब ट्राई। और जितने भी बेटा बेटा शुगर होते हैं, शुगर के लिए ओज लगाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में शुगर के लिए क्या लगाते हैं, ओज लगाते हैं, ओज, ठीक है। तो एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, ट्राई का मतलब 3 कार्बन है और ओज का मतलब शुगर है। तो इसका मतलब अगर ऐसा तुम्हें कोई मॉलिक्यूल मिला जिसके अंदर 3 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है और वो तो शुगर तो हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राइओज। ऐसे ही अगर 4 कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज। 5 कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप है क्या बोलेंगे, एल्डो पेंटोज। 6 कार्बन है एल्डिहाइड ग्रुप है क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज। ऐसे ही बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल कीटोन ग्रुप लगा है और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप के लिए कीटो, 3 के लिए ट्राई और शुगर के लिए क्या बोलेंगे, ओज। तो कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज और कीटो हेक्सोज। हम तुम्हें एग्जांपल दे रहे हैं, तुम बताना जी क्या है। 1 2 3 4 5 बताओ बेटा ये क्या है, इसका नाम बताओ। जो मैंने अभी तुम्हें क्लासिफिकेशन बताया उसके बेसिस पे इसका नाम बताइए कृपया करके, जल्दी से बताओ बेटा। इतनी देर से पढ़ा रहा हूं तो मुझे बताओ इसका क्या नाम है। सर एल्डो। सर एल्डो। एल्डो क्या, हेक्सोन। एल्डो हेक्सोन। हेक्सोज, बिल्कुल सही बेटा। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्सो होगा, ठीक है। और ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, एल्डिहाइड। तो इसे सबसे पहले तो क्या लिख दो, एल्डो। कार्बन कितने 6 मतलब हेक्सोज, हो यस सर। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सो। अगर मान लो इस CHO की जगह बेटा कीटोन ग्रुप लगा तो इसका नाम क्या हो जाता, सर कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस यस सर। सर। एक दो एग्जांपल और देख लें क्या बेटा। यस सर। यस सर। बेटा इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओ। सर एल्डो। वो ट्राइओज। यस सर। यस सर। ये क्या एल्डो ट्रायोज दिख रहा है बेटा। सर Yes, sir. हाँ पेंटो। सर, एक मिनट मैं अभी ओपन करती हूँ इसको। नहीं कार्बन इधर देखो, CH2 की कितने यूनिट है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। पहले तो हम ठीक कर दें इसे, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। CH2 के कितने यूनिट है, 3, तो 3 तो कार्बन यहीं पे हो गए। सर एल्डो पेंटोज। एल्डो पेंटोज सर। एग्जैक्ट, जो भी इसका है नाम क्या हो जाएगा, मतलब। एल्डो। ओके मांशी, ठीक है, एल्डो पेंटोज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि बताओ, तुम बता दो कुछ तो बताओ तुम, जैसे मान लो, वैसे होता नहीं बट मान लो क्या करना, अपने तो प्रैक्टिस करना है खाली, ठीक है। और मान लो CH2OH, इसका क्या नाम है बेटा, सर कीटो ट्राइओस। कीटो ट्रायोज। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं।
Yes, sir. तो अगर तुम्हें शुगर मिलेगा तो तुम उसका नाम तो एग्जैक्ट ऐसे तुम्हें याद नहीं होगा, नहीं बता पाओगे, लेकिन तुम क्लासिफिकेशन तो कर ही पाओगे ना कि कौन सा एल्डोट्राइओज है, कौन सा एल्डोपेंटोज है, कौन सा कीटोपेंटोज है, कौन सा कीटोहेक्सोज है, ये तो बता सकते हो। चलो Yes, sir. तो बेटा इतना साफ साफ नॉलेज है सब लोग। हाँ बेटा सर अगर 7, 8, 9, 10 वो भी हो तो फिर होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो अपने स्टडी में जो अपने सिलेबस में वही तो पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कार्बन तो बहुत सारे होंगे तो मुझे एन मान लेते ना फिर। ठीक है यस चलो इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से सब लोग, साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम। गर्मी पड़ रही है बहुत, इसलिए पानी पीते रहो सब लोग खूब। बॉडी में पानी की जरूरत है ज्यादा। सर नारियल पानी पीना चाहिए फिर तो। हाँ राधिका पूछे सर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है या मैथ्स? मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, ऑब्वियस सी बात है। अविनाश कह रहे सर आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास कितने पैसे? 10 रुपए। तुम्हें चाहिए? यस सर सर मेरे पास भी है 10 रुपए। सर मेरे पास भी है, मेरे बैग में। मेरे बैग में भी है, मतलब मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर मेरे मुंह के सामने। ठीक है दे दो फिर अविनाश को। चलो जल्दी नोट करो बेटा इतना। सर हो गया। यस सर। वेदांत कह रहे 10 करोड़ हो गए। अब कह रहे भैया 10 करोड़ बहुत होता है। इतना हो गया बेटा सबका? ठीक है अब आप हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है जल्दी से डालो हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग बना के देखेंगे किसे? ग्लूकोज को सबसे पहले, कि भैया ग्लूकोज को किस तरीके से बनाया जाएगा। हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है अब अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डाल दे तो उसके नीचे लिख दो ग्लूकोज। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज बना के देखेंगे, ग्लूकोज ही बना के देखेंगे एक्चुअली, फर्स्ट तो कोई मतलब नहीं, बट हाँ फिर भी डाल दो हेडिंग, फिर हम समझाते हैं। देखो बेटा केन शुगर जानते हो सब लोग, गन्ना। यस सर। ठीक है तो अगर गन्ने को तुम क्या करो, एसिडिक मीडियम में बेटा हीट करा दो। ठीक है अगर तुमने गन्ने को एसिडिक मीडियम में हीट करा दिया तो टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। लेकिन अगेन वही चीज है, देखो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है पढ़ियो, क्या लिखा है? C2H12O6। C6 है बेटा, C6 है। सॉरी C6H12O6। ठीक है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है C6H12O6। ठीक है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या है बेटा? C6H12O6 है कि नहीं है बताओ? यस सर। ठीक है तो इसका मतलब अगर आपने क्या करा, अगर आपने केन शुगर को बेटा एसिडिक मीडियम में हीट करा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ग्लूकोज भी मिल जाएगा, हमें फ्रक्टोज भी मिल जाएगा। पता कैसे करेंगे कौन सा ग्लूकोज कौन सा फ्रक्टोज? जल्दी बता दो। एल्डिहाइड हम इसमें एल्डिहाइड और वो ग्रुप चेक करेंगे। ठीक है ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होगा, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होगा। बात समझ में आ गई? एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें, हम केन शुगर को भैया तुरंत ही एसिडिक मीडियम में हीट करा के ग्लूकोज फ्रक्टोज बना ले, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन पड़ रहा, ग्लूकोज मिल गया। दूसरा ये फ्रॉम स्टार्च, यही रिएक्शन अभी बेटा लिखी थी पीछे, ध्यान करो। देखो पीछे कहाँ गए, कहाँ पे गए? ये देखो ये रिएक्शन देखो। हमने क्या करा था? हमने स्टार्च को बेटा हीट करा दिया था ना, स्टार्च को जैसे हीट कराया तो हमें मिल गया था। तो वही है, अगर आपने स्टार्च को एसिडिक मीडियम में हीट करा दिया तो आपको ग्लूकोज के एन मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अच्छा आप क्योंकि एक बार बताओ बेटा, जो तुम्हारा स्टार्च है उसके एन मॉलिक्यूल है, तो क्या स्टार्च को हम लोग पॉलीमर नहीं बोल सकते बेटा? सर बोल सकते हैं बिल्कुल। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है इसके। ठीक है और ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमर बोलेंगे कि नहीं? यस सर। क्योंकि ग्लूकोज तो एक ही है अपने आप में, ग्लूकोज को तुम डिवाइड थोड़ा ना कर सकते हो, तो ग्लूकोज को क्या बोला जाएगा? मोनोमर, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है यस सर। ठीक अच्छा तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सुक्रोज से बना लेंगे या तो स्टार्च से बना लेंगे। अब जरा एक चीज देखो बेटा, इसी के नीचे ये देखो, हम तो इसे हटा भी सकते हैं ना, तुम लोग मत करना, काट लिखा हुआ काट दो क्योंकि तुम इरेज नहीं कर सकते। ठीक है देखो तो ग्लूकोज के नीचे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इसका रोटेशन लिखा हुआ है। ग्लूकोज का रोटेशन, सॉरी इसका केन शुगर का रोटेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मतलब बेटा, डेक्स्ट्रो समझ में आया? यस सर। तो ये लेफ्ट साइड से जाता है मतलब? डेक्स्ट्रो मतलब राइट होता है बेटा। अच्छा ये राइट साइड से। यस सर। ये मतलब राइट। ठीक है अच्छा मुझे एक चीज समझो बेटा, आप लोगों ने कभी दवाई वगैरह लेके आए हो कभी भी मेडिकल स्टोर से, तो उसके पीछे रैपर पे देखना या तो पॉजिटिव लिखा होगा या निगेटिव लिखा होगा।
दवाई का जो रैपर होगा उसके पीछे दिखना या तो पॉजिटिव लिखा होगा या निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है दैट मीन क्या है बेटा, डेक्स्ट्रो, निगेटिव है दैट मीन लीवो। तो पॉजिटिव निगेटिव से भी डेक्स्ट्रो लीवो को डिनोट किया जाता है, और डी और एल से भी करते हैं। अगर डी है तो डेक्स्ट्रो, एल है तो लीवो, और पॉजिटिव है तब भी डेक्स्ट्रो और निगेटिव है तब भी लीवो। तो पहले तो दिमाग में ये बात डाल लो, ठीक है इतना। यस तो सुक्रोज का जो तुम्हारा केन शुगर है बेटा, उसका रोटेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब वो कैसा कैसा सब्सटेंस है जो पीपल को किधर रोटेट करेगा, राइट। राइट में रोटेट करेगा। वेयर एज आपका ग्लूकोज जो है वो भी क्या करेगा, वो भी आपका पीपल को राइट में रोटेट करेगा। लेकिन जो फ्रक्टोज है वो क्या करेगा, वो पीपल को लेफ्ट में रोटेट करेगा। लेकिन ऐसा देखा गया बेटा कि इसका जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। इसका परसेंटेज कितना होता है हमें एग्जैक्ट पता नहीं, बट कम होता है। और फ्रक्टोज का जो माइनस वाला, मतलब माइनस में डिग्री रोटेशन जो ज्यादा होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब ग्लूकोज से आप फ्रक्टोज की तरफ, सॉरी ग्लूकोज क्या बोल रहे हैं, जब केन शुगर से आप आते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरफ, तो इसका इन्वर्जन होता है केन शुगर का। मतलब क्या, ये डी से किधर पहुंच जाता है, एल की तरफ। मतलब पहले इसका रोटेशन कैसा होता है, टोटली डी होता है। मतलब पीपल किधर टोटली रोटेट करेगा, डी, मतलब राइट की साइड करेगा। लेकिन जैसे जैसे टूटना चालू होता है, जैसे जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना चालू होता है, फिर उसके बाद में इसका रोटेशन जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेफ्ट में। अब कहोगे बट सर यहाँ पे पॉजिटिव भी तो है। अरे यार एक बात बताओ, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इधर के लिए फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, और इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 25 न्यूटन का। तो बेटा फोर्स, ये बताओ बॉक्स किधर के लिए जाएगा, इस साइड में जाएगा या इस साइड में, ए साइड में जाएगा, बी साइड में जाएगा, ए साइड में। समझ गए। यही हम बताना चाह रहे हैं कि वहां पे ग्लूकोज बन तो रहा है और ग्लूकोज का रोटेशन भी पॉजिटिव है, बट वो कम मतलब ज्यादा नहीं है, +5 के आसपास होता है उसका, 95 -95 के आसपास होता है। इसलिए ओवरऑल रोटेशन जो है माइनस हो जाता है। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर नोट कर लो बेटा। सब लोग नोट कर लो, बढ़िया बढ़िया, एकदम साफ साफ। तो सर हमारे से क्वेश्चन, मतलब पेपर में इसकी रोटेशन भी पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रोटेशन पूछ सकते हैं और पूछी जाएगी, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो होता है किधर से किधर के लिए होता है, तो किधर से किधर के लिए होता है, डी से एल की तरफ। अविनाश ऑफिस में ही है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपका सुक्रोज होता है उसका जो इन्वर्जन होता है वो होता है, या केन शुगर कह लो, ठीक है, उसका जो इन्वर्जन होता है किधर से किधर होता है, डी से एल की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना, इतना नोट करिए सब लोग जल्दी से। ठीक है, तो ये तो भैया मेथड इसकी ग्लूकोज की, ठीक। यस सर। कर लिया नोट सर। राधिका पूछे सर आप अवंती के ऑफिस में करते, बेटा मैं अवंती कोचिंग में बैठा हुआ हूँ, इसी कोचिंग में ही है, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक। कोचिंग सेंटर है या मतलब क्या है? हाँ हाँ कोचिंग सेंटर है, तुम्हें किसी दिन कोचिंग सेंटर का टूर दे देंगे। बताओ और क्या चाहिए। सर दे दो तो सर। वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी लगती हैं आपकी? हाँ, यहाँ पे नीट और जेई की ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं दिल्ली में, और बाकी शाम को आपकी रहती हैं ऑनलाइन वाली, बाकी दिन में ऑफलाइन चलती है। हम आ जाएं सर ऑफलाइन लेने? सर हम भी आ जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा तुम्हें अगर घर बैठे यहीं के टीचर तुम्हें घर बैठे पढ़ा रहे हैं, और इन वाले बच्चों को यहाँ पे आना पड़ा, कितनी कितनी दूर से बच्चे आते हैं सोचो, तो तुम्हें तो ज्यादा फायदा वैसे ही है, तुम्हें तो यही टीचर यहाँ तुम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना। सर एक आधा दिन घूम भी सर, लेंगे वहाँ बस पर। सर उनके मजे हैं ना, वो सर आप हमने लोगों के ऑफलाइन साथ करना है सर। फेस टू फेस मतलब इंटरेक्ट कर पाते हैं हम तो फिर। हाँ ये तो बात है, बट अब ये भी है कि थोड़ा अगर कहीं पे फायदा है तो थोड़ा तो नुकसान है। बिल्कुल, खैर अगर इतना नोट हो गया तो बताओ बेटा, आगे चलते हैं। हो गया इतना, हो गया। यस चलो सर। भैया। तो अब आप बेटा हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। सब लोग हेडिंग करो बेटा प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज के अंदर पहला पॉइंट लिख लो, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज का मतलब समझ गया, यस सर। मतलब कैसा, कौन सा इसका रोटेशन कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड को। इसलिए हम लोग इसे डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसे स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ, इतना कर लो भैया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने बेटा 11th में प्रोजेक्शन पढ़े थे, ध्यान है, फीचर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, याद आया कुछ। नो सर। फीचर प्रोजेक्शन नहीं याद है यार, कैसी बात है। सर नहीं सर, याद नहीं है।
नहीं याद है? चलो हम बना के दिखाते हैं, फिर याद आ जाए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, सर आपने फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्या लिखा है? डेक्सट्रोज, DEXTROSE, और D और D के आगे प्लस। देखो ध्यान दिलाए तुम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एथेन मॉलिक्यूल हुआ करता था, तो एथेन मॉलिक्यूल को कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग तरीके से सिंबलाइज किया था, ठीक है। उन्हीं में एक थे न्यूमान। न्यूमान ने क्या करा था? न्यूमान ने बोला था कि क्या करते हैं, इसे पहला कार्बन मान लेते हैं, इसे दूसरा कार्बन मान लेते हैं। एक बार बेटा समझ लो सब लोग, जब भी आएंगे सिमरन आप लोगों को बताएंगे जरूर, हिमाचल जब भी आएंगे, ठीक है। अभी गला ठीक नहीं हुआ मेरा पूरी तरीके से। अच्छा मेरी बात सुनो, तो उन्होंने क्या बोला, इस वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन, इस वाले कार्बन सेकंड कार्बन मान लेते हैं, और क्या करते हैं कि हम एक ऐसा स्फीयर बना देते हैं और ये रख देते हैं डॉट। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो डॉट है ये आगे वाला कार्बन है, और ये जो बड़ा सा गोला देख रहे हो ये पीछे वाला कार्बन है। और आगे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन भी इसी से जुड़ा होगा, तीसरा हाइड्रोजन भी इसी जुड़ा होगा, और पीछे वाला जो कार्बन उससे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो उन्होंने CH3 मॉलिक्यूल को, एथेन के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से दिखाया कि भैया देखो इसका प्रोजेक्शन हम लोग इसलिए भी कर सकते। अब ये क्यों करा वो हम तुम्हें बता देंगे, क्योंकि बॉन्ड के रोटेशन की वजह से। अभी देखा था ना बेटा, सिस और ट्रांसप्लेटिन में क्या हुआ था, सिर्फ NH3 को उठा के उसके सामने रख दिया, उससे कितनी खतरनाक चीज हो गई थी। तो उसी वजह से इनके जो बॉन्ड है उन्हें रोटेट कर करके इनकी प्रॉपर्टीज को ज्यादा समझने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। हाँ, साहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही, साहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये था। दूसरे एक साइंटिस्ट था साहॉर्स, उन्होंने कहा नहीं भैया इसे ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने हम कैसे दिखाएंगे? उन्होंने कहा एक सीधी लाइन से खींच दो, ये हो गया तुम्हारा आगे वाला कार्बन, ये हो गया तुम्हारा पीछे वाला कार्बन। उन्होंने कहा आगे वाले कार्बन पे एक सीधा वाई बना दो, सीधा वाई, आगे वाले कार्बन पे सीधा वाई बना दो, एक ऐसे और ये, और बोले पीछे वाले कार्बन में उल्टा वाई बना दो ऐसे, और इन पे क्या लगे हुए? ये सब हाइड्रोजन। तो बोले बोले हम एथेन को इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा था, इस तरीके से एथेन मॉलिक्यूल को दिखा के उन्हें रोटेशन, इन बॉन्ड को रोटेट करा के उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। तीसरे साइंटिस्ट एक और थे जो थे फिशर, ठीक है। वो बोले एथेन को हम ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। बोले हम कैसे दिखाएंगे? बोले हम ऐसे दिखाएंगे, देखो। बोले क्या, ये CH3 है और दूसरा CH3 क्या है, ये है, और इधर क्या है? नहीं, इनके बीच में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने ऐसे दिखाया है, ठीक है। या फिर ऐसे करके, अगर प्रोपेन है तो इस तरीके से, यहाँ पे CH3, एक H इधर, एक H इधर, ठीक। नहीं फेल नहीं हुए बेटा, ये हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो इसी को, ये वाला जो फिशर प्रोजेक्शन है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब फिशर प्रोजेक्शन से पहले एक चीज और तुम लोग पूछ लेते बेटा, कायरल कार्बन क्या होता है, सबको पता है कि नहीं? सर क्या बोला, कौन सा कार्बन? कायरल, कायरल, CHIRAL, कायरल कार्बन। कायरल ही है, चिराल इराल ना पढ़ना कि चिराल कह दो इसे, कायरल, ठीक है। किसी को पता है कायरल कार्बन क्या होता है बेटा? किसी को पता है? नहीं पता है? देखो इधर, अगर कार्बन से बेटा, तो एक चीज सुनो तुम लोग बेटा, फिर यार ऑर्गेनिक क्यों पढ़ रहे हो, पहले एक बार मैम से कह के बेटा रिवीजन कर लो, क्योंकि अगर आप नया चैप्टर पढ़ते जाओ समझ में नहीं आएगा कुछ। सर मैम रिवीजन करवा रहे हैं पर ये कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। खत्म मैम हो गया सर। बताएंगे, मेरी बात हुई थी मैम से, हम भी आपको रिवीजन करा देंगे, कुछ कुछ टॉपिक आपके जो 11th के छूटे हुए हैं, ठीक है, और मैम भी करा देंगी। पहले आपको एक हम रिवीजन दे दें, क्योंकि आपको फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा। देखो कायरल कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे चारों अलग अलग ग्रुप लगे हो, जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है मान लो Br। तो एक ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, उसी को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। अब बात समझ में आई? यस सर। एक ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बेटा, अब इसकी प्रॉपर्टीज आज तो हो नहीं पाएंगी, तो आज यही तक। डेफिनेशन लिखवा दो इसकी। डेफिनेशन किसकी? कायरल कार्बन की? यस सर। अभी सब लिखवाएंगे, इसमें अपने चैप्टर में सब कुछ, सारे नोट्स हैं, ठीक है। एक एक करके सब पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी क्या कर लो, अभी के लिए प्रॉपर्टीज डाल के ये 2 पॉइंट नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग जो है अपना, जब भी कल है अपनी क्लास, कल है शायद अपनी क्लास, तो हम लोग हाँ कल अपना इसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस इसके आगे का कल, अब देखो हमने क्या बोला था, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट तुम्हें मजा आएगा, और तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? यस सर, आया, बहुत ज्यादा आया। ऐसे भले बोल दो, लेकिन मजा थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग आया सच में। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इससे हम लोग बाकी का पढ़ेंगे कल, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर तो बनी अविनाश फालतू बातें पूछता तभी डांट पड़ती है तुम्हारी। और कोशिश करेंगे कि 4 से 5 लेक्चर हम लोग क्या करें, चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है।
यस यस ठीक है भैया, अपनी नेक्स्ट क्लास लीजिए आप लोग, चलते हैं, ठीक है, चलो बाय। सर दवाई ले लेना, बाय बाय, गुड इवनिंग ओके ओके, सर। थैंक यू राधिका, थैंक यू, बाय बाय। बेटा